हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर को होने वाले 2024 में पीसीएस का पेपर दोस्तों, उससे रिलेटेड मैंने इसमें से इस बुक के माध्यम से दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि दोस्तों आरओ के पीसीएस जितने भी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम जो कराते हैं अपने, जैसे स्टाफ नर्स है, यूपी पीसीएस एडीओ है, एपीएस है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम कराती है यूपी पीसीएस। तो दोस्तों उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है, ये दोस्तों पहला वीडियो है जो हम यूपी पीसीएस का मैं वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो स्टार्ट होगा वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पॉलिटिक्स से स्टार्ट होगा। जो सबसे पहले स्टार्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट होगा, जो कि पॉलिटी का है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने सारे पॉलिटिक्स में आज तक पूछे गए क्वेश्चन है पीसीएस में, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी लिमिटेड करेंगे, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उसे देखें और समझें, फिर इसके बाद आप अपनी डिमांड के हिसाब से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों इसमें से जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे क्या आता है ये यहाँ पर यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन देखो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंस भी इसकी समझिएगा कि जैसे पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रस्तावित किया था, तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर पढ़ के बताता हूं। तो दोस्तों ये अधिनियम 1935 के तहत इसको दोस्तों ये अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, ये 1935 में कुल 331 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी इस अधिनियम के तहत। चलिए फिर से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि नेक्स्ट आते हैं। इससे रिलेटेड और छोटी छोटी जानकारियां वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। वैसे भी नीचे बैकग्राउंड में दी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। फिर इसके बाद आता है क्या आता है, दूसरा प्रश्न आता है कि निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद कहा था। तो किसने कहा था, ये पीसीएस जो 2006 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसको जो जिसने कहा था वो जीएसटी ने। ठीक है, वो दोस्तों ये विधि निर्माता यानी कानून निर्माता थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान इंसान थे जिन्होंने सरकारी संघवाद इन्होंने कहा था भारतीय संघवाद को। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहे हैं पीसीएस जे 2006 में पूछा गया है, तो एग्जाम क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बन रही है क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पे आधारित था। तो दोस्तों ये किस पे, ये मार्टिन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, ये यूपी पीसीएस एडीओ 2014 में पूछा गया है, हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद 4 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए तो संविधान यानी संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का जो पहला सत्र बैठा गया था, यानी जब संविधान हम भारत आज़ाद होने की, तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था लेकिन संविधान बनाने की पूरी प्लानिंग चल रही थी, तो पहली बैठक कब हुई थी आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें से दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित एक इसमें से काउंसिल चौंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, ये भी नाम पूछ सकता है। और वरिष्ठम जो डॉक्टर सच्चिदानंद दोस्तों सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि आप जानते हो। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 5 नंबर आता है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। तो गवर्नर जनरल का जो पहला पद बनाया गया, जो पहली बार बनाया, ये 1773 में दोस्तों एक एक्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। तो 1773 में दोस्तों आता है। 1998 2006 में प्रश्न पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है, और 6 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें से दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कौन सा अधिनियम था, तो यही दोस्तों अभी जो आप हाल के फिलहाल में यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये जो अधिनियम आया था 1773 में बन के रेडी हुआ था, और जो दोस्तों कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ लेगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्या आता है, 7 नंबर प्रश्न आता है। 7 नंबर क्या है, पार्लियामेंट सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब आपको यानी कि चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। 1909 का प्रावधान कौन सा नहीं है। देखो, विधान परिषदों के वृद्धि में आकार में वृद्धि बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी सही है। तो इसमें दोस्तों डी नंबर है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को यानी कि स्थान नहीं है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें से लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ने ब्रिटेन के एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी सैनिक राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह से कंट्रोल रख सके, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम था? तो दोस्तों ये पीट्स इंडिया एक्ट की बात कर रहा है, 1784 में आता है पीट्स इंडिया एक्ट अधिनियम, जिसमें से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सारे कारोबार थे उसको पूरा कंट्रोल में किया जा सके, इसके दोस्तों ये पीट्स इंडिया एक्ट अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से क्या है प्रश्न आपका, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो किस एक्ट के तहत दिए गए थे? तो दोस्तों ये पहली बार ब्रिटिशों ने भारत में एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने के, यानी कि 1 साल में ये लोग 1 लाख रुपए देंगे जिसको खर्च किया जाएगा, ठीक है, भारत की एजुकेशन पे। तो ये दोस्तों था चार्टर अधिनियम 1813 था, ठीक है। चार्टर अधिनियम यानी कि 1813 के तहत 1 लाख रुपए दिए गए थे, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह 1 लाख रुपए भारतीय जैसे साहित्य आते, मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो होते हैं पोएट्री लिखने वाले राइटर होते हैं उनके विषय में, और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, जैसे कि कुछ विद्वान होते हैं पुस्तक लिखते हैं, बुकें लिखते हैं, उनके विषय में ये प्रोत्साहन देने के लिए ये दिया गया था, विज्ञान साइंस में उन्नति करने के लिए। पहली बार था कि ऐसी एजुकेशन में दिया जा रहा था। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, निम्न में से अधिनियमों से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? तो कौन सा ऐसा है यानी कि एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी किस अधिनियम के तहत? तो वो आता है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। वैसे दोस्तों ये पॉलिटी है, पॉलिटी का बेस है, तो नीचे दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे पॉलिटी का बेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई थी, और वह कानूनी सदस्य यानी कि लॉ मेंबर यानी लॉर्ड मैकाले था, पहली बार जो आया था जिसमें से एक सदस्य को जोड़ा गया था वो लॉर्ड मैकाले था। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, कौन सा आता है, फिर इसमें जो हमारा प्रश्न है कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट को अलग किया गया था? तो किसके तहत अलग कर दिए, यानी कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक काम को दोनों यानी अलग कर दिया गया था। तो इसमें से दोस्तों तो ऐसे हमारा कोई नहीं है ऑप्शन, तो इसमें कोई नहीं नॉमिनी से दे रहा, लेकिन इसमें से जो हम मानेंगे भी थी, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग के दोषों को दूर करने के लिए था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट्स द पंगर ने 1884 में ब्रिटिश सांसद को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया जिसे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत यानी इस प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, और साथ ही कंपनी के वाणिज्य एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो किसके तहत अलग कर दिया? तो ये 1784 के रूप में अलग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, नेक्स्ट आता है 12th नंबर, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों 1861 की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी? तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। गवर्नर जनरल की आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का दोस्तों आदेश दिया गया था, अधिकार दिया गया था, ठीक है, यही हमारा सही है। प्रांतों को स्थानीय विषयों में संबंध कानून निर्माण का अधिकार नहीं दिया गया था। उत्तर में शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन, ये भी नहीं दिया गया। उपरोक्त में सभी ये भी दोस्तों गलत है। जब सारे ऑप्शन गलत है तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये महारानी की घोषणा, ठीक है, 1858 को कहा जाता है, ये जो कि घोषणा पत्र आता है इलाहाबाद में, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, और 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? यानी कि किस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी? तो किसके तहत दोस्तों? ये भारत परिषद अधिनियम दोस्तों 1861 के तहत, ठीक है। इस संवैधानिक विकास के दौरान दोस्तों सांसदीय प्रणाली को सूत्रपात माना जाता था, तब इसको दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 को लाया गया था। ये पहुंचा था दोस्तों 18 यानी कि 1862 में दोस्तों ये पहुंचा था अधिनियम, ठीक है। फिर इसके बाद यानी कि 15 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली आरंभ की? यानी भारत में पहली बार चुनाव प्रारंभ शुरू किया गया, यानी निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, वोटिंग मतदान कैसे शुरू किया गया? तो ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, उसके तहत दोस्तों निर्वाचन प्रणाली को स्टार्ट किया गया था। 1909 यानी कि पार्लियामेंट सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद इसमें से आता है हमारा कौन सा, यानी कि 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है,
भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। तो किसके तहत किया गया था? ये 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंस इस बात की है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर यानी कि आपको नए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नए क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन अगर आपसे पुराने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें से फिर हमारी ही गलती है। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आता है, और 17 नंबर प्रश्न क्या है कि 1919 के अधिनियम की यानी प्रस्तावना में निम्न बातें थी। क्या बातें थी निम्न में से? तो दोस्तों इसमें से क्या है, प्रशासन में भारतीय यानी कि संपर्क बढ़ाया गया था, बिल्कुल सही है। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ये भी सही है। तो वैसे दोस्तों ए और यानी कि ए भी दोनों सही है, उपरोक्त में से ये दोस्तों ऑप्शन यानी कि सी हमारा सही होगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा 18 नंबर प्रश्न आता है, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मूल अधिकारों को प्रशय दिया गया, बिल्कुल गलत है दोस्तों, प्रशय नहीं दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 के मूल अधिकार में शामिल किए गए थे, नहीं दोस्तों, मूल अधिकार में इसको शामिल नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रशय दिया गया था, ये भी दोस्तों गलत है। वैसे जो हमारा सही है आंसर होगा, ठीक है, जो हमारा सही होगा, कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फिर इसके बाद 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? इसमें से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। जब भी आपसे पूछे यहाँ पर गोला लगा लिए करो क्वेश्चन करने से पहले। तो दोस्तों क्या है, देश के लिए लिखित संविधान, क्या नहीं, तो देश के लिए लिखित संविधान को 1935 अधिनियम में दोस्तों नहीं कहा गया था, ठीक है, यही नहीं है। महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं, तो यही नहीं था। विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ये भी सही था। एक संकलीय योजना पर विचार, ये भी सही था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का यानी कि समावेशित किया जाना, ये भी सही है। प्रश्न आता है फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है, और 20 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो किसने कहा था? तो दोस्तों ज़्यादातर बच्चे लोग लगाते हैं, इसमें से महात्मा गांधी आंसर लगाते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। ये दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है, उसी को दोस्तों दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? इसको कब पारित किया गया था? तो ये 1947 में दोस्तों इसको पारित किया गया था, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम, ठीक है। ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसको पेश किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था, और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम प्रवर्तन में आया, मतलब लागू हो गया, यानी कि नज़रों में आया लोगों के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? ये सितंबर 1946 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 23 नंबर आता है, इसमें से मैच कराना है, ठीक है। तो इसमें से दोस्तों हम सबसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे, यानी कि जो सबसे हमें आसान लगता है उसको ढूंढेंगे। तो दोस्तों इसमें से अगर मुझे जो मालूम है लखनऊ समझौता है, तो वो 1916 का हुआ था, यानी कि सी का 2 ढूंढिए, तो सी का 2 दोस्तों 2 ऑप्शन में, यानी कि बी और डी दोनों में है। फिर इसके बाद क्या ढूंढते हैं, इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारतीय परिषद यानी कि अधिनियम जो 1909 होता है, ठीक है, तो वो किसमें, वो लॉर्ड मिंटो के तहत हुआ था, जो उस समय गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड मिंटो। तो अब इसमें से ढूंढते हैं, यानी ए का 3 और सी का 2। तो ए का 3 यानी कि मिल गया हमारा डी ऑप्शन। तो अब बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी भारत शासन अधिनियम 1935, बी का 4 यानी प्रांतीय स्वतः मैच हो गया, और भारत शासन अधिनियम 1919 या डी का किससे मैच हो रहा है, तो डी का दोस्तों 1 से मैच हो गए, सारे मैच हो गए। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको टारगेट करके करने हैं। फिर इसके बाद आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, किस चीज़ का आधार बनी थी? तो दोस्तों देश के विभाजन का आधार बनी, ठीक है। इसमें ब्रिटिश शासन निरंतर गलत है, सत्ता हस्तांतरण गलत है, सांप्रदायिक समस्या का निदान ये भी गलत है। ये दोस्तों देश के विभाजन का माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, ठीक है। जो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें से दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या का समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना, ठीक है। जब 1947 यानी 3 जून 1947, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद इस भी मैच कराने वाला हमारा आ गया है, ठीक है। तो इसमें से भी हम मैच कराएंगे। सबसे पहले हम सॉफ्ट टारगेट ढूंढेंगे, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को सबसे पहले हम टारगेट करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 किस में थे? ये केंद्र के द्वितीय शासन थे, अभी हमने ऊपर किया है, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन सा ढूंढते हैं, भारत सरकार अधिनियम। फिर इसके बाद अगर हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, तो बी का अगर हम ढूंढे तो इसमें से कौन सा सेटल बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा? तो इसमें से प्रांतीय यानी व्यवस्थापकों में गैर सरकारी बहुमत, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो दोस्तों ये कौन सा, भारतीय परिषद 1909, ये वाला, ठीक है। अब इसमें से डी का 2 किसमें है?
तो दोस्तों डी का 200 तीनों में दिया है। अब इसमें से क्या ढूंढना है, इसमें से अगर आप देखो बी का 4 कौन में है, तो बी का 4 दोस्तों इसमें दिया है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ठीक है, तो अब इसमें से आप मैच करा लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इधर, नेक्स्ट है ये दोस्तों थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, भारत का एक संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है, भारत यानी कि देश के संविधान की आवश्यकता को पूर्ति करता है। ठीक है, क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगाने से क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर इसको एक ग्रहित ऑब्वियसली ये एक हमारे घर की तरह यानी ग्रहित संविधान कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये हमारे देश का बिल्कुल संग्रहित है, यानी कि ग्रहित का मतलब होता है यानी एकजुट। तो ये ऑब्वियसली सी बात है, एकजुट है, लेकिन ये यानी कि अगर क्योंकि लगाया जाता तो यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी कि ये इसकी व्याख्या करता है, ये करता है, तो ये ऐसा नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये ए आर दोनों सही सत्य हैं, लेकिन ए आर सही की स्पष्टीकरण नहीं यानी व्याख्या नहीं है। ठीक है, फिर इसके पास 27 नंबर प्रश्न होता है। 27 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से भारत सरकार नियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्यों नहीं लागू हुआ? निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, इसी वजह से शायद नहीं लागू हुआ। भारतीय राजनीतिक दलों से उसका विरोध बिल्कुल गलत है। वायसराय ने उसके पूर्वलोकन की संतुष्टि की, ये भी नहीं सही है। ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू न करने का निर्णय लिया, ये भी गलत है। तो वैसे देखा जाए जो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद जैसे 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया। याद रखने, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा भारत के एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। फिर इसके बाद 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑब्वियसली से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, बिल्कुल सही कि हम यानी कि प्रतिनिधि चुनते हैं फिर उसको वोट देते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज है, ऑब्वियसली सी बात है, आपने वोट डाला है, लोकतांत्रिक समाज है हमारे देश में। हम एकजुट होकर कोई भी काम करते हैं, अपने देश में कोई भी सरकार बनाते हैं एकजुट होकर बनाते हैं। समाजवाद से बंधा हुआ, ऑब्वियसली सी बात है, हम समाजवाद से बंधा हुआ, यानी कि हमारा जो भारत है समाजवाद से बंधा हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें से चारों सही है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। अब यहाँ से संविधान का गठन और कार्यप्रणाली और विभिन्न समितियां, इसके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से ये हमारी हेडिंग पड़ी है, नेक्स्ट हेडिंग आती है तो 30 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। वैसे क्वेश्चन काफी ज्यादा कर लिए, 30 क्वेश्चन पहुंच गए। अब आता है भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो कौन था दोस्तों? BN राव थे। ऑब्वियसली सी बात है, यानी परामर्शदाता कौन था? तो इसमें से हम श्री BN राव को मानते हैं, जिसमें से अगर हम व्याख्या देखें तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता यानी कि परामर्शदाता श्री BN राव थे। सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक परामर्श के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 नंबर के रूप में आता है, क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अगर आप दोस्तों संविधान सभा देखें यूट्यूब में, अगर आप ये डालेंगे संविधान सभा तो इसकी एक पूरी वेब सीरीज बनी हुई है। ठीक है, संविधान सभा बिल्कुल दोस्तों फ्री में, मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में और दोस्तों मेंस लिखने में। तो दोस्तों जब आप डालोगे तो उसमें आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पूरी सभा को लीड करते हुए दिखाई देंगे आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 32 नंबर प्रश्न आता है। और 32 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से कला अनुक्रमान दोस्तों सेट के पहले सबको पढ़ते हैं। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान को लागू होने की तिथि और संविधान सभा की पहली बैठक। बहुत एग्जैक्ट लाइन आपको पकड़नी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने संविधान सभा की पहली बैठक की। तो दोस्तों जो इसमें से संविधान सभा की पहली बैठक थी 1946 में हुई थी। ठीक है, तो 1946 में ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। ठीक है, ये हमारा पहले नंबर पर आएगा, तो पहले नंबर पर। ठीक है, अब इसमें से फिर इसके बाद प्रारूप समिति बनती है तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब प्रारूप समिति कब बनती है? तो दोस्तों 1947 में बनती है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? इसमें से देखिए भारतीय संविधान पारित हुआ और भारतीय संविधान को लागू होने की थी। तो इसमें से ऑब्वियसली सी बात है जो हमारा आएगा। ठीक है, तो इसमें से अब दूसरा नंबर भारतीय संविधान पारित हुआ, तो तीसरे नंबर में ये आ जाएगा। और भारतीय संविधान लागू है, लास्ट में लागू ही होता और कुछ तो होता नहीं, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। अब ऐसा कौन है, यानी कि सबसे पहले आएगा एक, यानी कि सबसे पहले यानी कि चौथा आएगा, तो चौथा इस सब इन दोनों में दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें से कौन आएगा? फर्स्ट आएगा, तो ये फर्स्ट वाला इसमें से दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें से तीसरे नंबर में दूसरा आ रहा है, तो ये सही है। तो वैसे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैच करा लीजिएगा, ध्यान से देखिए। स्टाफ नर्स 2021 में आया था UP PCS में। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या है?
1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है आपसे। यानी सभी सदस्यों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए। बिल्कुल नहीं, मुसलमान इसमें नहीं मान रहे थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। बिल्कुल गलत। सभी सदस्य यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा कहाँ मनोनीत किए गए थे? भारतीय सदस्य भी तो थे। फिर इसके बाद आता है अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। यही लाइन बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली सी बात है, आपने देखा होगा इनका चुनाव होके यानी सारे सदस्य हर 10 लाख जनसंख्या के बीच में चुनाव चुन के आया था। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से एक ही चुना था, वो इससे मेरा सी सही होगा। सही होगा सी ही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर क्या है? भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। अब अंतिम तिथि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी यही थी 24 जनवरी 1950। इसके बाद संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाता है। तो सबसे एग्जैक्ट और पास की डेट को ढूंढा जाता है। अब 35 नंबर प्रश्न आता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? ये दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत कैबिनेट मिशन की योजना की, ऑब्वियसली सी बात, कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत ये लोग आए थे और कहा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इसे भारतीयों ने माना भी। ठीक है, अब ये देखो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंस बन रही है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। फिर इसके बाद 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो 214 सदस्य, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर जो 15 देखा जाए तो जो संविधान यानी कि जो संविधान बनाने में 15 सदस्य महिलाएं थी, याद रखिएगा। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ भी लेता है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था। तो किसके लिए प्रस्तावित था? एकात्मक सरकार के लिए, शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए, कमजोर केंद्र शासित संघात्मक के लिए, या दोस्तों संघात्मक सरकार जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार। तो मेरे हिसाब से जो सही होगा कमजोर केंद्र और सहित संघात्मक सरकार, यानी कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। ठीक है, लाइन को ध्यान से पढ़िए, यानी केंद्र कमजोर हो लेकिन एक संघात्मक सरकार हो, एक संघ में बना हुआ हो। तो ये दोस्तों हमने यानी कि कल्पना की थी, बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत प्रस्तावित किया गया था। फिर इसके बाद 38 नंबर प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा को एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? कौन था? जेबी कृपलानी कांग्रेस से थे, के.एम. मुंशी ये भी कांग्रेस के थे, टी.ए. कृष्णचारी ये भी कांग्रेस से, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। 39 ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। 39 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत के संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? किसमें? लिबरल पार्टी, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखा जाए तो जिसमें जो संविधान के जो प्रतिनिधि थे वो दूसरे लिबरल पार्टी सदस्य नहीं था, बाकी हिंदू महासभा से थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से और कम्युनिस्ट पार्टी से थे। ठीक है, तीनों से थे, लेकिन लिबरल पार्टी का कोई सदस्य नहीं था। 40 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान सभा में प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 41 नंबर प्रश्न आता है, कौन यानी संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? तो इसमें से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों सरदार पटेल थे प्रांतीय यानी कि संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रांतों के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो इसमें से आपको काफ़ी कन्फर्म हो जाएगा। जैसे कि नियमित समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू थे, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर जी, सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब इसमें से उप समितियों में देखा जाए तो मूल अधिकारों की उप समिति जे.पी. कृपलानी थे, अल्पसंख्यक समिति के एच.सी. मुखर्जी थे, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान सभा सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी बताया गया आपको। 42 नंबर प्रश्न आता है, ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसमें से बी.एन. राव को मैंने ऊपर ही अभी बताया था थोड़ी देर पहले उसी में, यानी कि क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन ऐसे आपको रफ में बता दिया गया था। तो दोस्तों इतनी बार ये क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। फिर इसके बाद 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न क्या है? संविधान निर्मात्री परिषद में की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 22 जुलाई 1947 को पेंगल वैकेया ने दोस्तों इसको डिज़ाइन किया था, भारतीय ध्वज को स्वीकारा गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। फिर इसके बाद 44 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सरदार पटेल थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 45 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो किसके दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, संविधान को संवैधानिक सभा में दोस्तों इसको जोड़ा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है
46 नंबर प्रश्न आता है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? ये दोस्तों जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को इसको दोस्तों संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अब दोस्तों 48 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या पूछा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब कि चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसमें से जो सही नहीं वो आपको बताना है। के.एम. मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य, बिल्कुल सही है, यानी कि के.एम. मुंशी संविधान का जो प्रारूप तैयार किया जा रहा था उसमें सही थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, बिल्कुल सही है, संविधान सभा द्वारा ही तो संविधान को स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई थी, हाँ सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत के राष्ट्रपति नहीं, जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पढ़ते भी होंगे, आपको आता भी होगा। फिर इसके बाद किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारत था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस बात को दोस्तों ऑस्टिन ने कहा था। यूपी पीसीएस आरओ प्री जीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको दोस्तों ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन बहुत यानी कि जीनियस मैन थे, जो दोस्तों विधि निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब रहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसी तरह दोस्तों ऑस्टिन भी हैं। ठीक है, ये एक ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे। 50 नंबर हमारा प्रश्न क्या प्रश्न है, इसको ध्यान से देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम कानून मंत्री था? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद या टी.टी. कृष्णामाचारी? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों यानी कानून मंत्री थे। फिर इसके बाद आता है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया दोस्तों 15 महिलाएं थी। ठीक है, इसमें से वैसे नाम तो कभी पूछना नहीं, नाम तो आपको मेन सेंस में देना पड़ता है, तब जाके पूछा जाता है। 52 नंबर में आता है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन दोस्तों 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जैसे मैं पेज को स्क्रॉल कर देता तो क्वेश्चन के नीचे दोस्तों इसमें से एक्सप्लेन किया गया, तो आप उस एक्सप्लेन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन को थोड़ा स्टॉप करके। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है, समझ सकते हैं आप उसको। अब जैसे कि मैं यहाँ से पढ़ूँ, ठीक है, अब संविधान सभा पर विदेशी प्रभाव क्या था? तो ये हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, इसके विषय में जानते हैं, संविधान सभा पर विदेशी प्रभाव क्या था। तो इसमें से क्या है, इंडिया अर्थात भारत के राज्यों का एक संघ होगा, बिल्कुल सही। ये यूनियन शब्द का किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, और कितने पहले ये लोग जागरूक हो गए थे कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो वहाँ लिखा क्या होगा, क्या कनाडा राज्यों का एक संघ होगा, ये बात लिखी होगी। तो ये बात हम लोग वहाँ से ली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न आता है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो दोस्तों ये किसकी लाइन है? तो ये दोस्तों लाइन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या लिखा, क्या मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये दोस्तों यूपी पीसीएस प्री 2021 में आया था जीएस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 55 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तथ्यों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखो पूछा कितनी बार गया है, तो ये आप इंपॉर्टेंस को भी समझते जाइएगा। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपको कोई भी भाई बहन यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसे ये वीडियो सेंड कीजिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है और मैं कोशिश करा रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ। अब इतना जीनियस तो हूँ नहीं कि मैं नए क्वेश्चन आपको बना के पढ़ाऊँ या कराऊँ, लेकिन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो इसमें से दोस्तों 56 नंबर प्रश्न आता है। 56 नंबर प्रश्न क्या है? 56 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार को हम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए थे, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों नहीं ली गई थी। ठीक है, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई थी, बिल्कुल सही। तो इसमें से सी हमारा गलत है। आप सी को देख सकते हैं, केंद्रीय अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई थी, इसमें दोस्तों दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जो केंद्र की शक्तियाँ थी, ठीक है, ये कनाडा से लिया गया है। फिर इसके बाद 57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर क्या है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों संप्रभुता है, लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्ष, लेकिन संघीय बात है उसमें से नहीं डाला गया है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? संविधान सभा की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका की बात कर रहा है। ठीक है,
फिर इसके बाद 59 नंबर प्रश्न आता है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। कहाँ से ग्रहित की गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको इकट्ठा किया गया। किसी दिन मैं आपको प्रस्तावना का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसके एक एक शब्दों का आपको मतलब भी बता दूंगा कि इन शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर आता है। 60 नंबर प्रश्न क्या है, हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ देखते हैं? केवल भारत में, केवल यूएसए में, या फिर दोस्तों ये सॉरी बी वाला क्या लिखा है यूके में, और सी क्या लिखा है यूएसए में, ठीक है। और भारत जो सही आंसर को भारत में भी दे देखते हैं, यूएसए में देते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन यानी न्याय की हम पूरा विवेचना कर सकते हैं, दोबारा उसको यानी कि रिक्रिएट कर सकते, देख सकते हैं, बना सकते हैं न्यायिक पूर्वावलोकन की तरह, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, 61 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो इसका जो राइट आंसर होगा जो दोस्तों रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, ठीक है। देखो हमने सब कुछ लिया विदेशों से है, लेकिन उसे अपने हिसाब से रिक्रिएट, जैसे कहते हैं ना, मैं जैसे कि मुझे राफेल बनाना है, ठीक है, तो क्यों ना हम राफेल बनाने के सारे पार्ट हम अलग अलग कंट्री से इकट्ठा कर लेते, जैसे इंजन किसी और कंपनी का इकट्ठा कर लेते, जैसे रोल्स रॉयल का इंजन जो होता है बहुत टॉप क्लास का आता है, तो रोल्स का इंजन ले लिए, टायर किसी और कंपनी के लिए, बॉडी किसी और कंपनी की। अब इस सबको उठा के हम अपने देश में उसको असेंबल कर ले, अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके हम अपना चाहे राफेल बनाए या कुछ और नाम रख के एक स्मार्ट यानी कि लड़ाकू विमान कुछ भी बना सकते हैं। तो उसी तरह संविधान भी था, हम पूरी दुनिया से सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे और उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने देश में अपने संविधान को अपने अकॉर्डिंग हमने उसे असेंबल कर लिया, ठीक है। अब 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समझ समानता किस संविधान के उद्ग्रत है? तो किसके तहत दोस्तों? ब्रिटेन के तहत, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से जो हमारा पूछा जा रहा है इसमें से आपको मिलाना है, ठीक है। तो मिलान करना है, तो मिलान को ध्यान से कीजिए। विधि के समझ यानी कि समझ समानता, विधि के समझ संरक्षण, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शैक्षणिक संसाधन क्या है, संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान। तो दोस्तों इसमें को हम मिलाएंगे, तो जैसे विधि के समझ समानता, तो दोस्तों इसको हमने लिया था इंग्लैंड से, ठीक। विधि के समान संरक्षण, तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका है, यही दो कंफ्यूज करते हैं, तो इसको पहले मिलाते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जो प्रक्रिया ली गई है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो वो दोस्तों हमने लिया है यहाँ से जापान से, ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए दोस्तों ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के, आपको सबको पता है क्वेश्चन ये हमारा सही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, क्या आता है, 64 नंबर प्रश्न आता है। अब 64 में इसमें से कौन सा संबद्ध नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा गलत है? अब यानी कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द को लिया गया था, बिल्कुल सही है, यूनियन हमने लिया था, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में बता दिया। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पूर्वावलोकन, ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी नहीं बताया गया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं, संशोधन की प्रक्रिया हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 65 नंबर प्रश्न आता है। 65 नंबर क्या है, भारत में संघ राज्य संबंध डैश समानता पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, कहाँ के अकॉर्डिंग पाई जाती है, इसको सेटअप करके, यानी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, कनाडाई संविधान से, भारत सरकार नियम 1935 या अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा, हमने कनाडाई संविधान से भी लिया है और 1935 को जो अधिनियम आता है दोस्तों उससे भी लिया गया है, तो ठीक है। कनाडा के संविधान से जो समानता पाई जाती है, कनाडाई संविधान और भारत सरकार अधिनियम के, ठीक है, ये हमारा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान की प्रस्तावना और उद्देश्य से अब क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, तो वो अब स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आप देख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे इसमें से। तो दोस्तों इसमें से जो पूछा जा रहा है, इसमें से जो नाम दिए हैं और उनको जो केस बने थे और उन केसों को सेटअप करके हमें बताना है, दिखाना, तो इनकी डेट हमें नीचे दिखाई तभी हम सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या दिया गया है, जैसे कि आपको वहाँ पेपर में हो तो सबसे पहले आपको याद हो करना कि सबसे पहले केस कौन हुआ था। तो मुझे तो इसमें मालूम था जो सबसे पहले केस हुआ था वो दोस्तों बेरूबारी केस था, ठीक है। और ये अगर ये मेरा मैच हो जाता तभी मैं इसको मिला के करता। तो देखो इसमें से कौन दूसरा पहला दिया और दूसरा दोस्तों ऑप्शन डी में दिया, तो मैं खट से यही आंसर लगाता। तो बेरूबारी केस जो हुआ था 1960 में हुआ था। अब फिर इसके बाद जो आता सज्जन सिंह केस, तो दोस्तों सज्जन केस 1965 में हुआ था। फिर आता गोलकनाथ केस 1976 में आता और केशवानंद भारती केस 1973, ये तो मालूम था। तो केशवानंद भारती केस और दोस्तों बेरूबारी केस से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। वहां पर अपने जीनियस समझना नहीं, वहां पर आपको स्मार्टनेस दिखाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। फिर इसके बाद 67 नंबर प्रश्न आता है और 67 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, कई जगह आता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप, अगर ऑस्टिन दे रहा है ऑप्शन में, तो आप तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, जैसे कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि कपड़ा पहनो फैशन से और आंसर दो ऑप्शन से। तो हमेशा यही लॉजिक मेरे हिसाब से सही बैठता है, वो सही भी बोलते हैं कि जो यानी कि कपड़ा पहनो फैशन से और आंसर दो ऑप्शन से। हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, कैसे है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, पढ़ता तो हर कोई सब कुछ है, सब कुछ पढ़ लेता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करता है वो उसके स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है। चलो इसमें से आते हैं प्रश्न। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है कि, ठीक है, क्या तात्पर्य है कि अगर भारत के संविधान की आधार मूल संरचना है, ठीक है, आधार मूल संरचना को हमें ध्यान में देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व। मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता और ना उसको छीना। ऑब्वियसली सी बात, मूल अधिकारों को कम और किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से किया जा सकता, नहीं, गलत है। संविधान के उद्देश्य का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान में के भाग और साथ ही वह संविधान की आत्मा नहीं। दोस्तों हमने अखंडता शब्द जोड़ा था, ठीक है, तो ये दोस्तों गलत हो गया। अब इसमें यही बचता है लास्ट, संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया। ऑब्वियसली सी बात, ये संविधान के मूल प्रतिक्रिया में लिखा भी है कि संविधान के कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पर हम चाह कर भी उन पर हम संशोधन नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 69 नंबर प्रश्न आता है। 69 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। तो दोस्तों संविधान सर्वोच्च है, राष्ट्रपति, सांसद सब कुछ दिए। अब आपके सामने कितना कंफ्यूजन था, कुछ बच्चे होते इसमें से राष्ट्रपति ठोक के आते, कुछ होते सुप्रीम कोर्ट ठोक के आते, कुछ होते सांसद ठोक के आते, लेकिन इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट बुक का रोल है किसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों इस देश में सबसे सुप्रीम है, ठीक है। अगर यहाँ पर यहाँ जो हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति होता, राष्ट्रपति भी झुकता है हमारे संविधान के सामने, ठीक है। यानी कि पूरा भारत अगर अपना शीश झुकाना चाहे तो इस संविधान के सामने अपना पूरा शीश झुकाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 70 नंबर प्रश्न आता है और 70 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में कौन से भाग यानी शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माता की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तावना, ऑब्वियसली सी, मूल अधिकारों संबंधित भाग 3 सही है, नीति निर्देशक सिद्धांतों संबंधित भाग यानी कि 6, ठीक है, ये भी सही है, सॉरी 5, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से तीनों दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 71 नंबर प्रश्न। अब 71 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था, 15 अगस्त 1947 को या 22 मार्च 1947। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग जो स्वीकार किया गया था वो 22 मार्च 1947 से दोस्तों स्टार्ट होता, शुरू किया जाता है। 72 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो कौन सा दोस्तों वर्णित नहीं है, दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों ये क्या कहते हैं, भारत की जो उद्देश्यों में, ठीक है, ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता ये भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, ठीक है। तो इसमें से ये यानी कि तीनों चीज आती हैं और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। 73 नंबर प्रश्न आता है और 73 नंबर प्रश्न क्या है, 73 नंबर आता है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। तो किसने नहीं बताया, यानी कि केशवानंद भारती केस, बेरूबारी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस। तो दोस्तों जो इसमें से यानी कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, तो किसने नहीं बताया, तो दोस्तों बेरूबारी वाला जो केस होता है यही नहीं बताया। बाकी केशवानंद भारती केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ के सारे यानी कि भारतीय संविधान से थे। यानी कि बेरूबारी जो केस होता है 1960 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, ठीक है, और इसलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह न्यायालय में चेंजेबल नहीं है। किंतु केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा बना दिया था, यानी माना था। 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर क्या है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कहीं। तो देखो इसको विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर क्या है, किस वर्ष से भारत संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। तो किस वर्ष दोस्तों 1976, ठीक है, यही जोड़ा गया था, यही हमारा सही है। इसमें दोस्तों समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। अब 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था, तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता भी जोड़ा गया था। अभी थोड़ी देर मैंने पहले इसकी बात भी की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, अगर बोलने में कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए दिल से सॉरी, थोड़ा हड़बड़ाहट में हो जाता है ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बोलने पर, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप वॉच नहीं है कि हम स्टॉप कर लें, तो इसको कंटिन्यू बनाना पड़ता है वीडियो को, तो इस वजह से
चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर दोस्तों प्रश्न आता है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों हमें क्या देखना है, यानी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आना है। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, ऑब्वियसली सी बात सही है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, ये इसको थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं, ये गलत लग रहा है। लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की उपभोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के लोगों की प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता के लिए आवश्यकता है, ये बात सही है, संविधान में लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दो हमारा गलत है, दो इसमें से नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है यहाँ पर, यानी कि 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्र, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले न्याय है, तो न्याय दोस्तों हमारा कितने प्रकार का है ये आपको बताना है। तो दोस्तों न्याय हमारा कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है दोस्तों, 5 प्रकार की है। और फिर इसके बाद समानता कितने प्रकार की है, तो इक्वलिटी जो है दोस्तों वो 2 प्रकार की दी गई है। और भ्रातृत्व यानी कि किस प्रकार का है, वो दोस्तों 1 प्रकार का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 78 नंबर प्रश्न आता है। क्या है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। भारत एक राष्ट्रमंडल यानी कि सदस्य है, भारत एक राष्ट्रमंडल का सदस्य, ऑब्वियसली बात सही है, राष्ट्रमंडल का सदस्य। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा, 2 गलत हो, 2 नहीं आना चाहिए, एक आंसर से केवल 1 सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 79 नंबर प्रश्न आता है। और 79 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित यानी कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, ऑब्वियसली इस बात सही है। ठीक है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। ठीक है, संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया है, ऑब्वियसली संविधान को भारत के लोगों ने ही तो निर्माण किया है, क्योंकि 10 लाख लोगों में से एक प्रतिनिधि चुन के गया था, तब जाके वो संविधान सभा का सदस्य बना था। ठीक है, तो अब इसमें से अब नेक्स्ट आता है, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, अगर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष लोक तरीके से होता है। तो इसमें से जो हमारा सही होगा 1 2 3 सही होगा, और 1 2 3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र को सही संवैधानिक तिथि क्या थी। तो क्या थी दोस्तों, यानी कि लोकतंत्र गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, ये हमारा सही लग रहा है, यही सही होगा। सही क्या लग रहा है, यही सही है। जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य था। ठीक है, फिर इसके बाद 42वें संशोधन द्वारा 1976 में पूर्व संविधान यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये जोड़ा गया, लोकतंत्र। ठीक है, गणराज्य शब्द का उल्लेख है, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय यानी गणतंत्र को सही संवैधानिक तिथि दर्शाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किए गए या 1976 में जोड़े गए थे। 81वां नंबर प्रश्न आता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली का अनुक्रम दी गई, तो वह क्या है, अनुक्रम जो दिए गए शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिल्कुल सही है। समाजवादी ये दूसरे नंबर पर आता है, पंथ निरपेक्ष तीसरे नंबर पर आता है, लोकतंत्र चौथे, गणराज्य 5वें नंबर पर। तो दोस्तों ये सही ऑप्शन ए होगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं जब आपका ऑप्शन ए सही हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद के उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो किसने प्रस्तुत की थी, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम, नहीं गलत हो जाएगा। बनारसी दास बनाम स्टेट, ये नहीं है। बोम्बाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इसी वीडियो में, तो यही हमारा सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो दोस्तों ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा भाग कहलाता है दोस्तों, उद्देश्य का आत्मा कहलाता है, साफ साफ संविधान में भी लिखा है। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य, ये भी सही है। तो दोस्तों ये चारों सही है, चारों जिसमें दिया वही हमारा सही हो जाए, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो कौन सा व्यक्त करता है, तो इसमें से भारत में अनेक धर्म,
भारत यानी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त, ऐसा नहीं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का हमें मतलब बताना है, सही भाव बताना है। इसमें से अगर देखें तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, याद रखिए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी कि भारत सरकार या संविधान किसी व्यक्ति पर यानी कि संवैधानिक तरीके से कोई धर्म नहीं थोपता। जिस तरह क्या कहते हैं पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्री घोषित कर दिया है, उस तरह हम अपनी भारत को हिंदू कंट्री नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक है। यहाँ पर कई प्रकार की जनजातियाँ, कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो ये करना कहीं ना कहीं मानवीय अपराध माना जाएगा। फिर इसके बाद 87 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई। किसकी व्याख्या की? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय, यानी भारतीय प्रस्तावना दिया गया, ठीक है, उसकी रूपरेखा बताना है। मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, यही हमारा सही होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य? तो इसका सही आंसर होगा साम्यवादी राज्य। 89 नंबर प्रश्न आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, यानी गोलकनाथवाद में, केशवानंद भारतीवाद 1973 में ही दोस्तों इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक्सप्लेन किया है। 90 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सी शब्दावली भारत में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, संवैधानिक शब्द है। विनियोग विधेयक, ये भी संवैधानिक शब्द है। भारत की संचित निधि, ये भी संवैधानिक शब्द है। बजट नाम का शब्द दोस्तों कभी यानी कि भारत में नहीं है। इसमें से वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। बजट नाम दोस्तों ये एक फ्रेंच का भाषा है, जिसे बुजेट दोस्तों बुजेट से बजट बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। और दोस्तों किस संविधान में इसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 112 में दोस्तों किसका, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। अब इसके बाद अब दोस्तों यहाँ से हमारा नया टॉपिक होता है। वैसे हमारी जो पूरी पीडीएफ थी खत्म हो चुकी, और क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यानी संविधान के अनुच्छेद और अनुसूची के विभिन्न भाग, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो ये दोस्तों स्टार्ट करने का मतलब फिर से पूरा खत्म करने पड़ेगा। तो इस वजह से हम अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अपनी राय अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फिल कीजिएगा और बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।